जय श्री राम। कई बार क्या होता है कि हम लव मैरिज कराएं अथवा अरेंज मैरिज कराएं, शुरू शुरू में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, उसके बाद में हमारे रिश्ते जो हैं वो बिगड़ जाते हैं और पति पत्नी के इतने रिश्ते बिगड़ जाते हैं कि वो तलाक जैसी स्थितियां आ जाती हैं और तलाक तक नौबत आ जाता है कि अब ये रिश्ता नहीं चलेगा और ये तलाक होगा। सवाल इस बात पर पैदा होता है कि हमने पंडित जी से कुंडली भी दिखाया था, पंडित जी से पूछा भी था, पंडित जी ने हमको इतने गुण बताए थे और उसके बाद ऐसा क्यों हो गया। कुंडली में गुण का मिलना, और एक तरीके से गुण मिलाने का मतलब होता है कि अष्टकूट हम कहते हैं, माने 8 प्रकार के जो गण होते हैं उनको मिला करके तो हम अष्टकूट कहते हैं उसको, और वो टोटल 36 होता है। और 36 में से अगर मान लिया 20-22 गुण मिल गए तो हम सोचते हैं कि कुंडली मिल गई और हम शादी कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ये देखा जाए कि सिर्फ गण मिलान से ही कि हमारे गुण मिल गए तो हम शादी कर सकते हैं, इससे नहीं होता है। हमको कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखना होता है और बहुत सारी चीज़ें मिलाना होता है। जब वो सारी चीज़ें मिल जाती है तब हम एक कुंडली को संपूर्ण मिलान कहते हैं। जैसे कि कुंडली के अंदर जब भी हम कुंडली देखेंगे तो कुंडली के मुख्य जो हैं वो 3 कुंडली ऐसी होती हैं जिन पे हमको गहन अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहला नंबर, हमको उस व्यक्ति की लगन कुंडली, लग्न चार्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो चार्ट होता है वो नवमांस होता है, हमें नवमांस पर भी ध्यान देना चाहिए। और नवमांस पे खास तौर पे कौन से घर पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, वो है चतुर्थ भाव। क्योंकि नवमांस कुंडली में जो चतुर्थ भाव है वो हमारे शादी को दर्शाता है, और लग्न कुंडली में जो चतुर्थ भाव है वो हमारे मन को दर्शाता है। और लग्न कुंडली में चतुर्थ और दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा भाव इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो हमारा परिवार है। हम जिस परिवार में जुड़ने जा रहे हैं वो भी परिवार है, और जो परिवार पहले से था वो भी है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि हम पति पत्नी मिलने जाते हैं, शादी का मतलब होता है कि हम 2 परिवार एक जगह मिलने जा रहे हैं, यानी हम 2 परिवार एक होने जा रहे हैं। जब भी हम कुंडली को देखें तो सर्वप्रथम कुंडली में क्या देखना चाहिए, कुंडली में 5 ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं कि जिनको देखना बहुत जरूरी होता है जब हम कुंडली की मैचिंग करें तो। क्योंकि अगर ये 5 ग्रह में से एक ग्रह भी खराब होगा तो शायद हमारे वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। क्योंकि हमारे पति पत्नी का जो भाव होता है वो सप्तम भाव है। अगर हमारा सप्तम भाव बहुत बढ़िया है लेकिन हमारा दूसरा भाव पीड़ित है तो क्या होगा कि हमको परिवार के लोग नहीं जीने देंगे, हमको कोई ना कोई दिक्कत पैदा करते रहेंगे। या अगर चतुर्थ भाव पीड़ा हो गया तो क्या होगा कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करेंगे, हमेशा हम आराम ढूंढेंगे और मन के अंदर तकलीफ होगा और छोटी छोटी बातों को लेकर के हम झगड़ा शुरू कर देंगे। तो इसलिए जब हम नवमांस कुंडली देखते हैं तो वो चतुर्थ भाव जो है वो हमारे शादी के बारे में बताता है, हमारे शादी के सुखों को दर्शाता है कि हमारे शादी में हमको कितना सुख मिलेगा और किस तरीके का रहेगा। इसके बाद में फिर कुंडली का तीसरा जो देखा जाता है वो हमको चतुर्थ विषांश जरूर देखना चाहिए। यानी कुंडली का जैसे D1 D2 D3 D4 चार्ट होता है तो D4 चार्ट हमको जरूर देखना चाहिए, हम उसको भी देखें। सब वैसे तो देखें तो सप्त विषांश भी होता है, लेकिन यहाँ तक 3 जगहों तक देखना बहुत जरूरी होता है। अब जब हम कुंडली मिला रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा कुंडली के अंदर जो ग्रह आता है वो आता है सूर्य। क्योंकि एक अगर लड़की का सूर्य ठीक नहीं है और लड़के का सूर्य ठीक है तो क्या करेगा कि लड़की को लड़का संभाल सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तुम्हारा ईगो है, सूर्य तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, सूर्य तुम्हारा हृदय है। इसलिए हृदय का शुद्ध होना एक रिश्ते में बंधने के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर लड़की का सूर्य खराब है तो उनको लड़का संभाल लेगा, अगर लड़के का सूर्य खराब है तो लड़की संभाल लेगी।
लेकिन अगर दोनों जन का सूर्य खराब है तो समझ लो कि वो रिश्ता कभी जीवन में संभलने वाला नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, जो कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है, इससे इंपॉर्टेंट कोई ग्रह नहीं है, वो है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा किस चीज का है? चंद्रमा दो चीजों का कारक होता है। एक तो होता है चंद्रमा मन का कारक, जो हमारा मन है उसका कारक चंद्रमा होता है, और दूसरा चंद्रमा जो है वो हमारी माता है। अब माता कैसे? माता दो हो गई, एक माता जो हमको जन्म दिया है, और एक माता वो जो हमारे, जिसको हम सासू माता कहते हैं। वो चाहे लड़के का सासू हो और चाहे लड़की का सासू हो, पर उनको सासू माता ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जिनका चंद्रमा खराब होगा, जैसे लड़के का चंद्रमा खराब है और लड़की का भी चंद्रमा खराब है, तो यहां पर क्या होगा कि उनको आपस में प्रेम संबंध बनाने में या मानसिक सुकून प्राप्त करने में उनको बहुत कष्ट आएगा। जैसे चंद्रमा लड़के का खराब है तो वो छोटी छोटी बातें अपनी माँ से ट्यूशन लेता रहेगा, और जब तक माता से लेता रहेगा तब तक उसका रिश्ता खराब रहेगा। अगर लड़की का चंद्रमा खराब है तो लड़की क्या करेगी? छोटी छोटी बात अपनी माँ को बताएगी और माँ से ट्यूशन लेगी, और उसके बाद जो माँ कहेगी वो करेगी, तो वो रिश्ते खराब हो जाते हैं, वो रिश्ते कभी आगे नहीं चल पाते। इसलिए कुंडली में सबसे पहला जो है चंद्रमा की युक्ति जरूर देखना चाहिए। और क्यों कहा गया कि पति पत्नी एक बैलगाड़ी के दो बैल हैं? क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि एक अगर थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा तो दूसरा उसको बल प्रदान करेगा, और दूसरा अगर कमजोर पड़ेगा तो पहला बल प्रदान करेगा। इसलिए दोनों जन का कुंडली के अंदर जो आपसी विचार हैं वो मिलना चाहिए, वहां पर वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए। अब तीसरा ग्रह जो हमारी कुंडली में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? मंगल। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या होता है? मंगल ग्रह हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा कारक होता है। जो हमारे रिश्ते हैं इसका कारक जो है वो मंगल ग्रह है। जैसे मान के चलें कि मंगल जो होता है, हर ग्रह का अपना कार्य तत्व होता है, तो मंगल का जो कार्य तत्व है वो अग्नि है या क्रोध कहा जाए। इसलिए जब भी मंगल किसी का खराब होता है तो उस व्यक्ति को हमेशा एंजाइटी रहता है, और जब उनको ये रहेगा तो वो रिश्ते किसी प्रकार से नहीं चल सकते। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि लड़के का मंगल कैसा है और लड़की का मंगल कैसा है। ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर की ऊर्जा है, मंगल हमारा रिश्ता है, मंगल हमारा आर्गुमेंट है। जब हम किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो उनके दूसरे भाव के अंदर मंगल मिलेगा, और जब दूसरे भाव के अंदर मंगल मिलेगा तो छोटी छोटी बातों पर लेकर के आर्गुमेंट जरूर होगा। आप देखते हैं जो बहुत बड़े लॉयर होते हैं, वकील जो होते हैं, जो बहस करने में कुशल होते हैं, उनका जब भी देखोगे तो उनका मंगल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और कहीं ना कहीं वो दूसरे भाव को या बैठा होगा या दूसरे भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही होगी। अब तीसरा ग्रह जो आता है वो हमारी कुंडली के अंदर गुरु है। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि गुरु का मतलब होता है कि लड़की की कुंडली में गुरु को पति कहा गया है, और लड़के की कुंडली में गुरु को क्या कहा गया? ज्ञान कहा गया है। और जो लड़का अपने जीवन में आप देख रहे हो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या धीरे धीरे चल रहा है, या जिसके अंदर संस्कार नाम की चीज है, वो समझ लेना कि गुरु है। क्योंकि गुरु संस्कार, जैसे कहते हैं किसी के घर पे आप जाओ, अगर उसका लड़का आपका चरण स्पर्श करके या आपको प्रणाम करता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनके घर का जो गुरु है वो बहुत बढ़िया है, यानी लड़के का गुरु या लड़के के पिता का गुरु बहुत बढ़िया है। अगर मान लिया उनके घर के अंदर बोलने की तमीज तहजीब नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते, तो समझ लेना इनका गुरु खराब है। इसलिए गुरु का भी कुंडली में अच्छा भाव में रहना मुख्य अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। अब उसके बाद में नंबर आता है शुक्र का।
क्योंकि शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र ग्रह जो है, जो हमारे अंदर बच्चा पैदा करने की जो पावर होती है, जो ताकत होती है, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, उसका कारक शुक्र होता है। शुक्र सौंदर्यता का कारक है। यहां लोग कहते हैं विलासिता का कारक है, लेकिन विलासिता का कारक तो नहीं है शुक्र, क्योंकि शुक्र स्वयं विलास भोगी नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि शुक्र जो है वो विलासिता की चीजों को एकत्रित करता है, यानी लग्जरी जीवन को इकट्ठा करवाता है। आदमी घर बनाता है, गाड़ी बनाता है, बेड डालता है, उसका डेकोरेशन करता है, उसमें बहुत सारी चीजें खर्च करता है, ये शुक्र है। अब शुक्र जो होता है वो लड़के की कुंडली में पत्नी है। जैसे लड़की की कुंडली में पति कौन था? गुरु। और लड़के की कुंडली में पत्नी कौन है? शुक्र। तो इस तरीके से जो शुक्र ग्रह है उसको देखना बहुत जरूरी है कि इनका शुक्र कैसा है। अगर इनका शुक्र बढ़िया है, शुक्र ठीक ठाक स्थिति में बैठा है, तो इनके जीवन में खान पान यश वैभव की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर शुक्र खराब है तो कुछ दिन के बाद में वो अपना स्वास्थ्य खो बैठेंगे, अपनी सुंदरता गंवा बैठेंगे, अपना धन भी गंवा बैठेंगे। इसलिए शुक्र का कुंडली के अंदर मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा अथवा सुना होगा कि शादी के बाद अमुक व्यक्ति ने बहुत प्रोग्रेस किया, और कई जगह पर आपने सुना होगा कि शादी के बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसका बिजनेस चौपट हो गया या उसकी नौकरी छूट गई। जब आप कुंडली देखेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र की युक्ति ठीक नहीं है, खराब चल रही है। इसी तरीके से कुंडली में हमको राहु का भी भान करना चाहिए, राहु का भी रखना चाहिए, क्योंकि राहु जो होता है वो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा कार्य करता है, वो निगेटिव चीजों का सबसे बड़ा कारक जो होता है वो राहु होता है, निगेटिव चीजें देता है। या जो हमारे इसमें भक्ति, भगवान को मानना, इसका भी कारक राहु होता है, क्योंकि राहु छाया चित्र है। जो हम अपने घर में तस्वीर लगाते हैं वो राहु है, क्योंकि राहु छाया है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान की तस्वीर है, वो भगवान की छाया है। इसी तरीके से राहु भी, राहु कुंडली में हमको बाहुबली बनाता है। अगर राहु की युक्ति सही होगी तो हमारे पति पत्नी के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं फैलेगा। नहीं तो अगर लगन में, चतुर्थ में या नवम भाव में अगर लड़की के राहु बैठा है, लड़के के बैठा है, तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते, और छोटी छोटी बातों को लेकर के वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और इनसिक्योर फील करेंगे। जैसे किसी की शादी हुई तो वो बड़ा परेशान था, दूल्हा बार बार उसके चेहरे पे ऐसा भाव आ रहा था कि वो बहुत ही परेशान था। तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई तो तुमको खुश होना चाहिए। तो दूल्हा अपने पिता से कहता है कि पापा सब कुछ बढ़िया है, पत्नी सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, दान दहेज बढ़िया मिला है। कहने लगे फिर क्यों दुखी है? कह रहा दहेज में नीला ड्रम मिला है। तो ये क्या है? ये इनसिक्योर फील करना, यानी किसी भी चीज को लेकर के। तो अब जब आदमी के दिमाग में ये चीजें चलने लगता है, नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, तो उसको बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए राहु का भी कुंडली में सही होना बहुत अच्छा है। अब आजकल क्या है कि एक बहुत अच्छा प्रचलन चला है लोगों के पास। एक तो पहला नंबर चला ऑनलाइन ज्योतिष का, कि अब घर बैठे परामर्श लो। क्या होता है कि ज्योतिषी और वैद्य, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैद्य की बात कर रहा हूं। ज्योतिषी और वैद्य ऐसे होते हैं जिनको कहा गया आत्मज्ञानी, यानी उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ज्योतिष के पास जब भी जाओ तो अपनी बातें मत बताओ, आप अपना जन्म समय तारीख दो, वो आप पर क्या बीत रही है, अगर वो ज्योतिषी होगा तो आपको बताएगा। इसी तरीके से जब आप वैद्य के पास जाओ, जिनको हम कहते हैं नाड़ी वैद्य, जो नाड़ी पकड़ करके प्रशिक्षण करते हैं, कफ पित्त वात के बारे में, क्या इनका बढ़ गया, क्या क्या बीमारी आई,
तो वो जब आपको बीमारी के बारे में जब वो विश्लेषण करेंगे, जब आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने 10 बीमारी की बात करी और उसके जो सिम्पटम बताए हैं वो 10 के 10 हमारे अंदर मिल रहा है, तो यानी ये बीमारी पक्की है। और अगर आप पहले से चिल्लाना शुरू कर देंगे मुझे ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, तो फिर तो वो आपको सही परामर्श नहीं दे सकता या सही दवा नहीं दे सकता आपके लिए। इसी तरीके से ज्योतिषी है, ज्योतिषी के पास जब भी आप जाओ तो पहले आप अपनी कहानी मत बताओ, आप अपना जन्म समय तारीख दो और वो आपके बारे में बताएगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, प्रेजेंट क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में जब वो बताएगा तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें गलत हैं। तो आजकल का क्या है कि एक तो ऑनलाइन ज्योतिष चल रहा है, दूसरी चीज क्या है कि हर आदमी ने ऐप डाउनलोड कर रखा है और उससे क्या होता है कि उन्होंने लड़का लड़की का बर्थ डाला और डालने के बाद उसमें निकल के आया कि 36 में से आपकी कुंडली का 26 गुण मिल रहा है। अब 26 गुण मिल रहे हैं तो क्या हुआ, आपने शादी कर दिया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, आप शादी का मुहूर्त निकाले, शादी कर दिए, लेकिन पता चला कुछ समय के बाद दिक्कतें शुरू हो गई। कई बार आप देखते हैं कि शादी होने के काफी समय के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती और पति पत्नी दोनों लेकर के, संतान को लेकर के बहुत परेशान होते हैं और धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य खराब होने लग जाती है। जब आप वैदिक ज्योतिष से जब आप कुंडली को मिलान करवाएंगे या जब देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नाड़ी दोष आएगा। जब नाड़ी दोष आता है तब क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में संतत प्राप्ति में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है, उसको हम कहते हैं नाड़ी दोष। हालांकि हर दोष का परिहार है, दान है, ग्रहों का दान करके, पुण्य करके, यज्ञ करके, आप जब तप अनुष्ठान करके आप उसको सही कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा शादी हुआ और एक्सीडेंट हो गया और उसमें पता चला कि पत्नी की मृत्यु हो गई अथवा पति का हो गया, तो आप जब कई बार देखेंगे तो बाद में जब आप किसी विद्वान पंडित के पास जाते हैं, जब वो देखता है तो क्या करते हैं, जब वो कुंडली को मिलाते हैं तो उसमें पता चलता है कि गण दोष था। ये अकूट 8 प्रकार के जो गुण होते हैं वो बताया जा रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि पता चलता है कि एक मतलब जो है मनुष्य वर्ण का था और एक राक्षस गण के थे। इस कारण से क्या हुआ कि दोनों में आपस में नहीं पटी, मतलब मनुष्य को राक्षस ने मार दिया। क्योंकि आपने देखो वेद पुराण शास्त्र जो भी उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी देवता और राक्षस से कभी भी, दैत्य और देवता से कभी नहीं पटी, इसी तरीके से मनुष्य और राक्षस से नहीं पटी। तो ये तो होता है गण, गण वहां पर देखना चाहिए कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे आता है वर्ण, वर्ण भी होता है, एक क्षत्रिय एक शूद्र वर्ण होता है, यौन होता है। इसके बाद में आता है ग्रह मैत्रिक भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्रह मैत्रिक होता है। अगर एक राशि के लड़का लड़की हैं उत्तम है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि हम विपरीत राशियों के हो जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे राशि के, एक मंगल का हो गया तो एक शनि का, नहीं पटेगा, दिक्कत आएगी राशि में। एक जो तुम्हारा है चंद्रमा का हो गया, एक शनि का, वो एक दूसरे को प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से सबसे पहला नंबर हमको ये देखना चाहिए मैत्रिक राशि, मैत्रिक संबंध। अगर हमारे आपके मैत्रिक संबंध बढ़िया रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये चीजें आपको परमानेंट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके आपको कुंडली को मिलवाना होता है और उसके बाद में तब इसकी जो है चीजें आगे बढ़ी जा सकती हैं। बाकी जो ये ऐप से मिलाना ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि उसमें आपको कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा और वो अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आपको, आपके कुंडली को नुकसान पहुंचाएगा, आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर पैदा करेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप कभी भी अपने लड़का लड़की की कुंडली अगर आप मिलवाना चाहते हैं या मिलाना चाहते हैं तो योग पंडित से मिलवाइए, आप ऐप्स के ऊपर न जाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ में आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कोई भी प्रकार की समस्या है, आप उनका समाधान चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।